तो कैसे हैं आप लोग। अभी हम लोग हिस्ट्री की बात कर रहे थे और हिस्ट्री के अंदर हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स को कहीं ना कहीं रिवाइज कर चुके हैं और काफ़ी सारे टॉपिक्स पे बात कर चुके हैं। हम लोग ने पिछले क्लास में बात की थी कि 1857 के रिवॉल्ट के बारे में थोड़ा सा बेसिक रिवीजन करेंगे हम लोग और उससे रिलेटेड कुछ क्विज क्वेश्चन टाइप के यहाँ पे लगाएंगे, है ना। तो 1857 के रिवॉल्ट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए यहाँ पे, तो उन चीज़ों के बारे में जो भी हमने बात की थी पहले भी, लास्ट क्लास के अंदर भी हम लोग इसके बारे में कर चुके। इट्स जस्ट अ रिवीजन लेक्चर। इसके अंदर हम लोग बहुत बेसिक चीज़ें देखेंगे और रिवीजन करते करते देख लेंगे मेन चीज़ें क्या है। अभी इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपके सामने दिख रही है 1857 के रिवॉल्ट में, जिससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में बनते हैं, वो प्लेस ऑफ रिवॉल्ट, कौन सी जगह पे रिवॉल्ट हुआ, कौन से लीडर्स थे वहाँ पे जो रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे और कौन से ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे जिन्होंने उनके रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसे इसके अंदर कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपके सामने, ठीक है। तो उन एग्जाम्पल में जैसे दिल्ली है, दिल्ली एक प्लेस ऑफ रिवॉल्ट था। यहाँ पे क्या हुआ था, टोटल सारे के सारे लोग जो मेरठ से शुरू हुआ रिवॉल्ट, वो लोग यहाँ से चल के कहाँ पहुँचे थे, दिल्ली पहुँचे थे। और दिल्ली चल के रिवॉल्ट को, इसको जो लीड किया था जिस पर्सन ने, उनका नाम था जो अंतिम मुगल शासक थे, बहादुर शाह सफर या बहादुर शाह सेकंड के नाम से जानते हैं। इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने वाले पर्सन का नाम जॉन निकोलसन था। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने और हेनरी लॉरेंस ने इसको सप्रेस कर दिया। कानपुर से नाना साहब थे और इसको सप्रेस करने वाला सर कॉलिन कैम्पबेल था। उसके बाद में झांसी और ग्वालियर, झांसी और ग्वालियर की बात करें तो झांसी तो रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, जो आपका रानी लक्ष्मीबाई का रीजन कहलाता है, वो कौन सा कहलाता है, झांसी कहलाता है। इनको सप्रेस करने वाला जनरल ह्यूज रोज था। ठीक है, और अगर ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर और झांसी दोनों में मिलकर तात्या टोपे ने इस मूवमेंट को लीड करा था। ठीक है, तो इसको भी सप्रेस करने वाला जनरल ह्यूज रोज था। ठीक, बरेली की बात करें तो यस हाँ, तात्या टोपे कानपुर में भी थे, नाना साहब के साथ में भी थे, और तात्या टोपे झांसी से और इनके साथ में भी साथ दे रहे थे। तात्या टोपे मेन लीडर नहीं है, तात्या टोपे सिर्फ और सिर्फ सपोर्टर थे नाना साहब के और किनके, लक्ष्मीबाई के। नाना साहब सबसे पहले इन्होंने जब रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था तो सपोर्ट करना शुरू किया था इन्होंने नाना साहब को, लेकिन वहाँ से ये निकले और निकल के झांसी की तरफ बढ़े और इन्होंने झांसी में इनको सपोर्ट देना शुरू किया। तो दोनों जगह पे ये रहे हैं, लेकिन इनको सप्रेस कब कर दिया गया, तो वो जनरल ह्यूज रोज के द्वारा किया गया था, इसलिए इनको यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, बरेली है खान बहादुर खां, सर कॉलिन कैम्पबेल, फिर से यहाँ पे नाम आया, वही कॉलिन कैम्पबेल जिसने कानपुर में किया था। बिहार की बात करें तो कुंवर सिंह की बात आती है और कुंवर सिंह को सप्रेस करने वाले पर्सन का नाम विलियम टेलर था। ठीक है, तो ये मेन इवेंट जो थे आपके, मेन इवेंट्स होने से पहले कौन कौन से ब्रिटिश लीडर थे, ब्रिटिश ऑफिशियल थे और कौन कौन से इंडियन लीडर्स थे जिन्होंने इस मूवमेंट को चलाया और सप्रेस किया, उसकी बात की हम लोग ने। अब ये मूवमेंट की बात करें, थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले ले। 1857 रिवॉल्ट स्टार्ट कैसे हुआ, क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्या इमीडिएट और क्या उसके आपके रियल कॉजेस थे जिनकी वजह से रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो रियल कॉजेस तो रिवॉल्ट शुरू होने के बहुत सारे थे और रियल कॉजेस विद इन अ डे डेवलप नहीं होते हैं। रियल कॉजेस बहुत सारे टाइम के बाद में डेवलप होना शुरू होते हैं या काफ़ी समय लग जाता है। जैसे इकोनॉमिक कॉजेस थे बहुत सारे, एक्सप्लॉयटेशन जो इंडियंस का होता चला जा रहा था वो था। ठीक है, कुछ थे मिलिटेंट कॉजेस थे आपके, जिनको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस भी कह सकते हैं। तो मिलिट्री के अंदर भारतीय सेना को बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा था वहाँ पे भी, तो उसकी बात भी करते हैं यहाँ पे हम लोग। कुछ पॉलिटिकल कॉजेस भी थे, पॉलिटिकल कॉजेस जैसे अवध का एनेक्सेशन। ठीक है, तो अवध का एनेक्सेशन भी इसके पीछे रीज़न बना। तो ये पॉलिटिकल कॉजेस, कुछ रिलीजियस कॉजेस भी थे यहाँ पे। रिलीजियस कॉजेस कुछ धार्मिक भावनाओं को चोट पहुँचाने की कोशिश करी थी, अब वो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे चोट पहुँचाने की कोशिश करेगी, उसकी वजह से भी ये चीज़ें डेवलप होना शुरू हो गई। तो ये बहुत सारे कॉजेज ऐसे थे जो रियल कॉजेज आपके कहलाते हैं। हुआ क्या, इमीडिएट कॉजेज, एकदम से ये रिवॉल्ट कैसे डेवलप हो गया। ठीक है, रिवॉल्ट स्टार्ट होने की बात तो बहुत पहले से चल रही थी, सारे ही लीडर्स इस चीज़ को डेवलप करना चाह रहे थे। उस समय के जो बेसिक लीडर्स थे, मेन लीडर्स जो थे, वो इस रिवॉल्ट को बहुत पहले से चाह रहे थे, ऐसा रिवॉल्ट हो और ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटाया जाए। लेकिन ये रिवॉल्ट जो था, एक पूरी की पूरी स्ट्रेटजी तैयार हो रही थी, इसको
होना था 30 मई को, डेट इन्होंने डिसाइड की थी कि 30 मई को क्या करेंगे हम लोग, रिवॉल्ट करेंगे, और ये डेट इन्होंने डिसाइड कर ली थी जो मेन लीडर्स थे उस समय के। अब 30 मई से पहले क्या हुआ कि बैरकपुर एक जगह पड़ती है, ठीक है, बैरकपुर में क्या हुआ, मंगल पांडे ने वहाँ पे रिवॉल्ट कर दिया। बैरकपुर में मंगल पांडे ने रिवॉल्ट कर दिया, मतलब मंगल पांडे ने क्या करा, वहाँ पे एक ब्रिटिश ऑफिशियल को जान से मार दिया, क्योंकि वो एक्सप्लॉयटेशन और वो रिसोर्सेज का जो जिस भी तरीके से इंडियन रिसोर्सेज का या इंडियन पीपल्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, वो मंगल पांडे ने वहाँ पे नहीं बर्दाश्त किया और वहाँ पे आके उन्होंने क्या करा, एक ब्रिटिश ऑफिशियल को मार दिया। जब उनको मार दिया गया तो फिर क्या हुआ, मंगल पांडे को वहाँ से फांसी हो जाती है, और मंगल पांडे को फांसी रीज़न बन जाती है इस रिवॉल्ट की। तो वहाँ से रिवॉल्ट शुरू हो जाता है। लोग क्या होते हैं, मेरठ में बहुत सारे लोग कलेक्ट होते हैं, और मेरठ से कलेक्ट होकर बहुत सारे लोग दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं, और ये डेट आपकी है, ठीक, 10 मई की बात चली है यहाँ पे, 10 मई की बात है, और 10 मई से ये लोग कहाँ पे, 12 मई के अंदर जाके दिल्ली के अंदर जाते हैं, और दिल्ली के अंदर बहादुर शाह जफर इनको कंट्रोल में अपने जो भी है पूरी तरीके से लीड करके, और 1857 के रिवॉल्ट को लीड करके दिल्ली को कंट्रोल में अपने ले लेते हैं, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर यहाँ से दिल्ली से लीड करना शुरू कर देते हैं, और ये शुरुआत कहाँ से हुई, मेरठ से शुरुआत इसकी हो जाती है। तो 1857 का रिवॉल्ट इस तरह से शुरू होता है, और फिर जितने भी रीजन थे, फिर सारे रीजन के अंदर से ये रिवॉल्ट स्टार्ट होना शुरू हो गया। जिसका रीजन जो था, जिसका जो प्रोविंसेस हुआ करता था, वो उस प्रोविंसेस जो भी पर्सन मेन लीडर था उस समय, जैसे दिल्ली से बहादुर शाह जफर, लखनऊ से बेगम हसरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, वो लोग वहाँ से लीड करके मूवमेंट को आगे बढ़ाते चले गए, ठीक है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। उन क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन कैसे कैसे आपके सामने आएंगे उनको एक बार देखते हुए चलिए। तो ये क्वेश्चन है आपका सबसे पहले कि द फर्स्ट एवर इंस्टेंस आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 टुक प्लेस एट विच बैरकपुर। ओके, सबसे पहला इंस्टेंस कहाँ पे हुआ, बैरकपुर, जिसकी अभी हम लोग ने बात करी, ठीक है। तो बैरकपुर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, तो बैरकपुर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट अमंग द फॉलोइंग एक्शंस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट कैन बी रिगार्डेड एज द इमीडिएट कॉज। ए ऑप्शन, हाँ जी, ए ऑप्शन, क्योंकि ब्राउन बेस नाम की एक राइफल यूज हुआ करती थी पहले, उसको रिप्लेस किससे कर दिया, एनफील्ड से, ठीक है, एनफील्ड राइफल के साथ में उसको रिप्लेस कर दिया गया। और ये एनफील्ड राइफल जो थी वो क्या बनी हुई थी, वो जानवरों की चर्बी से बनाई गई थी, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पे रिफ्यूज कर दिया गया था, लोगों ने मना कर दिया पूरी। हाँ पूछिए क्वेश्चन। हाँ 1857 के रिवॉल्ट को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। और 1857 रिवॉल्ट के बाद में क्या हुआ था, विक्टोरियाज डिक्लेरेशन आई थी भारत के अंदर, ठीक है, विक्टोरिया डिक्लेरेशन आई। उसने क्या करा, विक्टोरिया डिक्लेरेशन के बाद में एक पील कमीशन बना। पील कमीशन ने क्या करा, आर्मी के इस्टेब्लिशमेंट को लेके एक पूरी की पूरी नई थ्योरी बना दी, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस को डेवलप कर दिया। और उन नए रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अब जिस वजह से ये इमीडिएट कॉज बना था, तो इस तरीके की राइफल्स को बैन कर दिया गया भारत के अंदर। तो बाद में फिर इन तरीके की राइफल्स को यूज़ नहीं किया गया उस समय के लिए। बाद में बहुत टाइम के बाद में ये फिर से आ गई थी, थोड़ा यूज़ करते रहे, लेकिन इमीडिएट कॉज उस समय था, इसलिए ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे इसकी वजह से एक और नया मूवमेंट खड़ा हो जाए, इसलिए उन्होंने पील कमीशन में लाके इसको चेंज कर दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया एट द टाइम ऑफ सिपाही म्यूटिनी और रिवॉल्ट ऑफ 1857? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। सिपाही म्यूटिनी भी कहते हैं हम लोग इसको, या रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी कहते हैं। आंसर क्या होगा, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के समय आपका कौन था, लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द रिवॉल्ट एट बैरकपुर बाय अटैकिंग द मंगल पांडे। ओके ओके,
ठीक है, बी मंगल पांडे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो है ही, आपको पता ही होगा मंगल पांडे किसे बिलोंग करते थे, 34th नेटिव इन्फेंट्री से बिलोंग करा करते थे। 34th नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, पोजीशन है एक, क्या है, एक जिसमें जैसे जब आर्मी में भर्ती होते हैं लोग तो उसमें इन्फेंट्री को या नेटिव इन्फेंट्री के नाम से कुछ प्लेसेस दे दिए जाते हैं, तो उन्हीं प्लेसेस को नेटिव इन्फेंट्री के नाम से जाना जाता है। तो इनकी जो आर्मी का नाम वो थी पोजीशन उसमें नेटिव इन्फेंट्री की 34th। ठीक है, हु वॉज द लास्ट मुगल एम्परर, ये पता है आपको, बहादुर शाह जफर सेकंड लास्ट मुगल एम्परर रहे थे। द फर्स्ट एवर ऑर्गेनाइज्ड एक्सप्रेशन, आंसर पहले आ जा रहे हैं, अच्छा हाँ देखो, द फर्स्ट एवर ऑर्गेनाइज एक्सप्रेशन ऑफ रिवॉल्ट 1857 टुक प्लेस मेरठ, ये तो देख लिया आपने। इसका जो रिमोट है सही से काम कर नहीं रहा है, एक बटन 2 बार दब जा रहा है, उस वजह से आंसर 2 बार आ जा रहा है। पहले याद, हाँ वही करेंगे अभी, एक बार और देख लेते हैं। हाँ आ जा रहा है आंसर, ठीक। चलो इनकरेक्ट पेयर देखो इसमें से, हैंड से कर लेंगे इसको। इनकरेक्ट पेयर देखो इसमें से क्या है। एबोलिशन ऑफ सती दे रहा है 1829 में, सती का एबोलिशन हो गया 1829 के अंदर। पहला हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट 1856 के अंदर। ठीक है, तो इसमें इनकरेक्ट क्या है, दोनों इनकरेक्ट हैं या कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि एबोलिशन ऑफ सती हुआ 1829 विलियम बेंटिंग के समय में, ऑब्वियस ही बात है, तो वो नहीं था उस टाइम पे। ठीक है, हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट 1856 के अंदर ये भी हुआ था। ये भी एक रीज़न बना था कि जो एक कम्युनिटी थे जिसमें ऑर्थोडॉक्स हिंदूज थे, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ के खिलाफ हो गए थे कि विडोज रीमैरिज नहीं करनी चाहिए। ब्रिटिशर्स ने ऐसे ऐसे एक्ट ला के रिलीजन को पॉल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो एक रीज़न ये भी बना था। चलिए ये आंसर हो जाएगा इसका, कोई नहीं। हु लेड द रिवॉल्ट एट कानपुर, कानपुर से किसने रिवॉल्ट किया भाई? हाँ नाना साहब इज द करेक्ट आंसर। कुंवर सिंह तो बिहार से थे। ठीक है, अब तात्या टोपे यहाँ पे क्यों नहीं हमने माना, क्योंकि वो उनके हेल्पर थे, सपोर्टर थे, इसलिए नाना साहब इज द करेक्ट। विच गवर्नर जनरल इज एसोसिएटेड विद द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से कौन रिलेटेड? लॉर्ड डलहौजी। अच्छा, और ये जो लॉर्ड वेलेस्ली दे रहा है ये किससे रिलेटेड? सब्सिडियरी अलायंस, एकदम वेरी गुड वेरी गुड, ये सब्सिडियरी अलायंस से रिलेटेड थे और ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से रिलेटेड थे। ठीक है, चलिए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पॉट द करेक्ट पेयर। कानपुर से किसने रिवॉल्ट को सप्रेस किया? जनरल हैवलॉक हैं। कानपुर से जनरल कोलिन कैम्पबेल ने किया, झांसी से ह्यूज रोस ने किया, या ऑल ऑफ दी अबव? क्या सही होगा इसमें से? अभी सेकंड बोल रहा हूँ, बी कानपुर से जनरल कोलिन कैम्पबेल ने। अच्छा, झांसी से ह्यूज रोस नहीं थे? ये लॉजिक कैसे लगा सकते हो कि दोनों में से किसी एक ने किया होगा? हाँ नहीं, कानपुर में हो सकता है 2 ब्रिटिश ऑफिशियल जाके उसको सप्रेस किए हो सकता है 2 ब्रिटिश ऑफिशियल किए हों। इसका आंसर है डी, और इसका आंसर का डी ऑप्शन इसलिए है, देखो अभी दिखाते हैं तुमको। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कानपुर से लिखा हुआ है सर कॉलिन कैम्पबेल। ठीक है, और झांसी से क्या लिखा हुआ है? जनरल ह्यूज रोस। यही 2 तो ऑप्शन दिए हुए थे उसके अंदर। ठीक है, और उसके बाद में तीसरा ऑप्शन जो दिया था, कानपुर से 2 लोगों ने इसको सप्रेस किया। ठीक है, कानपुर से 2 लोगों ने इसको सप्रेस किया था। तो बस ये नाम याद रखना। अब इसमें कानपुर के अंदर ही कंफ्यूजन है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग। यस
पहली जगह पूछ रहा है ना, प्लेस कौन सा जहाँ से रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। हाँ, अगर पहला रिवोल्ट पूछे और उसके अंदर मेरठ आंसर दिख जाए तो मेरठ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और अगर पूछ ले, अगर उसके अंदर बैरकपुर दिख जाए आपको, ठीक है, तो बैरकपुर से स्टार्ट हुआ है। दोनों ऑप्शन अलग अलग दिखेंगे आपको, एक साथ नहीं आएंगे, ठीक। आएंगे कि तो अगर दोनों साथ में, हाँ तो बैरकपुर होगा, तो आंसर बैरकपुर होगा। दोनों में एक साथ शुरू नहीं हुआ है, बैरकपुर में सबसे पहले रिवोल्ट इसका स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो बैरकपुर से इसका स्टार्ट माना जाता है। मेरठ में यहाँ से तो टीम बन गई थी ना, मेरठ में लोग इकट्ठे हो गए, वहाँ से जाना शुरू किया, तो रिवोल्ट यहाँ से शुरू हो गया। फिर तो अगर दोनों दे दे, बोथ 1 और 2, तो दोनों आंसर में नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, बैरकपुर ही होगा, ठीक है। तो बैरकपुर इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following states was not annexed by the British under the Doctrine of Lapse? Doctrine of Lapse में ब्रिटिशर्स ने इनमें से कौन सी स्टेट को एनेक्स नहीं किया था? डॉक्ट्राइन ऑफ मैसूर को नहीं किया था। मैसूर याद है ना, हैदर अली और टीपू सुल्तान, ठीक है। टीपू सुल्तान को तो मार दिया गया था, और मारने के बाद में मैसूर को भी तो एनेक्स कर लिया गया था, ठीक है। हाँ, तो संबलपुर इसका करेक्ट आंसर होगा, मैसूर नहीं होगा, ठीक है। संबलपुर क्यों होगा, ये उड़ीसा के अंदर पड़ता है, इसमें गलत लगा हुआ है आंसर, उड़ीसा के अंदर पड़ता है संबलपुर आपका, और संबलपुर के अंदर एनेक्सेशन को लेके डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नहीं पहुंचा था तब तक, ठीक है। तो मैसूर कर्नाटक के अंदर था, कर्नाटक के अंदर टीपू सुल्तान को मारने के बाद में मैसूर को इन्होंने कैप्चर कर लिया था, झांसी भी ऐसे कैप्चर कर लिया था, सतारा भी कर लिया था, ठीक। तो संबलपुर इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, वेयर वॉज क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन 1858 मेड? दिल्ली। और कोई? दिल्ली। दिल्ली में तो दिल्ली दरबार हुआ करते थे बेटा, दिल्ली में दिल्ली दरबार हुआ करते थे। दिल्ली दरबार से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो वो दिल्ली आंसर हो जाएगा उसका, ठीक है। जैसे दिल्ली दरबार 1877 हुआ, 1903 हुआ और 1911 हुआ, ये सब हुए दिल्ली के अंदर। ये हुआ है इलाहाबाद के अंदर, ठीक है। क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन 1858 जो साइन हुआ था या जो अनाउंस हुआ था वो इलाहाबाद के अंदर से हुआ था। यस, हाँ पूछो पूछो, क्वेश्चन ही बताने के लिए खड़े हैं। क्या दिल्ली दरबार? हाँ तो लिखा तो है सामने हमने, तीनों बार वही हुआ है। 3 बार? हाँ 3 बार हुआ है दिल्ली दरबार। एक बार आपका हुआ है 77 में, एक बार हुआ है 3 में और एक बार हुआ है 11 में, ठीक है। 77 में क्वीन विक्टोरिया को ही क्वीन डिक्लेयर कर दिया था भारत की पूरी तरीके से, और एडमिनिस्ट्रेटिव से लेकर रूलिंग पावर सब उनके हाथों में दे दी थी, ठीक है। तो 3 बार हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, What among the following was reorganized post? What among the following was reorganized post the revolt of 1857? इनमें से 1857 के बाद में क्या reorganize किया गया? On the basis of policy of division and counterpoise. Division and counterpoise का मतलब है divide and rule की पॉलिसी को अपना के क्या इसको किया गया? States so far annexed, post and telegraph department, Indian army, none of the above. अभी मैंने आपको कुछ बताया था, किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा था कि सर क्या जो राइफल्स थी वो राइफल्स आना बंद हो गई थी फिर से, इनफील्ड वाली। तो मैंने आपको कुछ बताया था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था इंडियन आर्मी का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था पूरी तरीके से, पील कमीशन बना दिया गया था इसके बाद में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ये पील कमीशन। स्टेट जो एनेक्स की गई थी बहुत सारी की सारी, तो इसका मतलब ये है कि एनेक्स की हुई स्टेट को सारी की सारी छोड़ तो नहीं दिया इन्होंने, कंट्रोल में तो रखा है अपने। एनेक्सेशन ऑफ अवध हुआ था, तो एनेक्सेशन ऑफ अवध को इन्होंने ये थोड़ी कहा कि हमने चलो अवध को फ्री कर दिया, रिलीज कर दिया, तो ये नहीं होना चाहिए बेटा। क्या होना चाहिए? इंडियन आर्मी पील कमीशन की बात मैंने बताई थी अभी आपको, ये आ गया था और इसने इंडियन आर्मी को पूरी तरीके से रीऑर्गेनाइज कर दिया था, ठीक है। तो इंडियन आर्मी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन हैं आपके इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे हर तरीके के क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करी है जो भी एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे पूछ लेता है स्टेटमेंट और रीजन टाइप के क्वेश्चन कि इनमें से बोथ ए एंड आर ट्रू हैं, क्या ए एंड आर दोनों एक दूसरे के सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं है सही एक्सप्लेनेशन, दोनों सही है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो अभी आने वाले जितने भी ऑप्शन होंगे उसमें ए का मतलब होगा ए एंड आर दोनों सही है और ए आर का सही एक्सप्लेनेशन है, मतलब लॉजिकली बातें दोनों एक ही हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं। ए एंड आर दोनों सही है लेकिन वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करते, दोनों बातें अलग अलग हैं। तीसरा बोलेगा ए ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है, चौथा बोलेगा ए फॉल्स है आर ट्रू है, ठीक है। यहाँ क्लियर हो गया। आगे क्वेश्चन देखें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। एजर्शन दिया है फिर रीजन दिया है। रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज मच मोर देन अ मेयर म्यूटिनी। क्या 1857 का रिवॉल्ट म्यूटिनी से कहीं गुना ज़्यादा एक चीज़ थी? एक रिवॉल्ट को हम लोग एक युद्ध के फॉर्म में भी कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से एक वॉर क्रिएट हो गया था, वॉर छिड़ गया था। दूसरा दे रहा लार्ज नंबर ऑफ सिविलियंस, पीजेंट्स, रूलर्स ईटीसी ज्वाइन द अफेयर। ए ऑप्शन। अच्छा, क्यों होगा ये, कोई लॉजिक बताएगा? अच्छा, तो ए और नहीं, ए और रीजन, असर्शन और रीजन जो है इसके दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। क्या इसकी वजह से ये हुआ था या इसकी वजह से ये हो रहा है, ऐसा कुछ है? हाँ, नहीं नहीं, ए आंसर होगा बेटा। ए आंसर इसलिए होगा इसका क्योंकि देखो रिवॉल्ट जो था मोर देन म्यूटिनी तो था, क्योंकि ये सिर्फ रिवॉल्ट का फॉर्म में नहीं रह गया, ये क्या हुआ, एक बहुत बड़ा वॉर क्रिएट होता चला गया। और जब बहुत बड़ा वॉर क्रिएट होना शुरू हो जाता है तो उसके अंदर बहुत सारे सिविलियंस, बहुत सारे पीजेंट्स, रूलर्स, ये सभी लोग आकर ज्वाइन कर लेते हैं सरकार या शासन के अगेंस्ट में, ठीक है। तो इसी की वजह से ये क्या हुआ, ये म्यूटिनी नहीं रह के एक बहुत बड़ा वॉर के में रूप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए assertion एंड रीजन आर बोथ करेक्ट एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। नेक्स्ट देखो, द इंडियन एंड द ब्रिटिश सोल्जर्स वर नॉट ट्रीटेड इक्वली। दोनों को इक्वली ट्रीट नहीं करते थे। द सैलरी ऑफ देयर ब्रिटिश काउंटर पार्ट्स वॉज मच हायर एज कंपेयर टू देम, प्लस एन इंडियन सोल्जर कुड ओनली राइज अप टू द रैंक ऑफ सूबेदार। अच्छा, ए होगा, ठीक है। ये फैक्ट पता है आप लोग को या लॉजिक लगा रहे हो? मालूम? अच्छा, मालूम, फिर बहुत अच्छी बात है, वरना लॉजिक भी लगाया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि इंडियन एंड ब्रिटिश सोल्जर्स जो थे इक्वली ट्रीट किए ही नहीं जा सकते थे, क्योंकि वो गोरे काले वाला भेदभाव किया करते थे इनके साथ में। और इंडियन सोल्जर्स को सैलरी भी बहुत कम दिया करते थे ब्रिटिश सोल्जर्स के मुकाबले, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन सही होंगे और एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी होंगे। तीसरा बोल रहा है, इनिशियली द इंडियंस बिलीव दैट ब्रिटिशर्स आर इनविंसिबल, येट देयर पॉइंट ऑफ व्यू चेंज to the extent that they could muster the courage to revolt against them, ठीक है। पहले तो देखो जो इंडियंस थे उनका बिलीव ये था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं, सी होगा। अच्छा, द डिफीट ऑफ द ब्रिटिश इन वॉर विद द सिक्स चेंज देयर पॉइंट ऑफ व्यू। डिफीट ऑफ द ब्रिटिश इन वॉर, सी क्यों बोला आपने? सी का मतलब क्या था? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। सी वाला ऑप्शन यही तो था, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन इसलिए सही होगा। ये लॉजिक आपने बिल्कुल से लगाया कि 6 से तो ये हारे ही नहीं थे, 6 को उल्टा इन्होंने हरा दिया था। जो दो वॉर हुए थे 1839 40 और 1844 45 वाले, उन दोनों के अंदर ब्रिटिशर्स ने 6 को बहुत आराम से हरा दिया था, ठीक है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। Next, even the positive works of the British, like the introduction of the railways, were not welcomed by the certain sections of the Indians. दूसरा, the combined effect of the British expansionist policies, economic exploitation and administrative changes adversely affected the Indian society as a whole. ए हो जाएगा। अच्छा, रेलवे का और नीचे वाला जो रीजन दिया हुआ है आर, उसका आपस में कुछ लेना देना है? देखो
देखो, पढ़ो क्वेश्चन को फिर से देखो एक बार। इवन द पॉजिटिव वर्क, रेलवे ने इतनी सारी पॉजिटिव चीज दी भारत को, फिर भी भारत के कुछ सेक्शन रेलवे को हमेशा अपोज करते रहे। एक ऑप्शन ये दे रहा है। दूसरा दे रहा है कि ब्रिटिश की जो एक्सपेंशन है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, इन्होंने क्या करा, इंडियन सोसाइटी को पूरी तरीके से अफेक्ट किया था। हाँ, क्यों होगा? और दूसरा लॉजिक ये भी देख लो बेटा कि ये लिख रहा है इंडियन सोसाइटी एज अ होल, ये पूरी इंडियन सोसाइटी की यहाँ पे बात कर रहा है। यहाँ बोल रहा है सर्टेन सेक्शंस ऑफ द इंडियंस, ठीक है। यही थोड़ा सा लॉजिक अगर लगा लोगे आप तो उस हिसाब से आंसर को कर लोगे। रेलवे आया भारत के अंदर, उसको कुछ लोगों ने क्या करा, अपोज भी करा कि रेलवे की पॉजिटिव चीज़ें, लेकिन रेलवे ने इतने नुकसान किए। इवन महात्मा गांधी तक ने रेलवे के इन्वेंशन को भारत के अंदर पूरी तरीके से नकार दिया था, और इसको बहुत ही निगेटिव फॉर्म में हिंद स्वराज के अंदर उन्होंने प्रॉपर लिखा है इसको, ठीक है। उसके बाद में ये इंडियन सोसाइटी जो है पूरी इफेक्ट हुई है, वो किन की वजह से हुई है? एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज जो अंग्रेज अपना रहे थे समय समय में, उसमें इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी था, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी थे। अब एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या रेलवे का इंट्रोडक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता ना, रेलवे का इंट्रोडक्शन तो नहीं हो सकता ना, वो तो एक दूसरे तरीके की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी हो गई। तो इसके अंदर तो बहुत सारी पॉलिसीज आ जाएंगी, रेलवे इज वन ऑफ द फैक्टर। इसलिए क्या होगा, इसका आंसर दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है लॉजिकली, ठीक है। चलो, द एनेक्सेशन ऑफ अवध ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मेल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिसगवर्नेंस फॉलोड बाय डिसबैंडिंग ऑफ इट्स आर्मी एडेड टू द रिसेंटमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक है। अवध का एनेक्सेशन हुआ था, इसने कहीं ना कहीं जो जिस भी रीजन की वजह से हुआ, करप्शन का रीजन लगा के इन्होंने कर दिया इसको, क्या उसकी वजह से ये जो था 1857 का रिवॉल्ट भी क्रिएट हुआ। द मुस्लिम सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन हु कंसीडर्ड बहादुर शाह एज देयर लीडर बिगेन पॉलिटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। मुस्लिम सेक्शन जो था पॉपुलेशन, वो बहादुर शाह जफर के अपना लीडर मान के, ठीक है, अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में 1857 का रिवॉल्ट स्टार्ट करने की बात कर रहे थे। सी होगा। क्यों सी होगा? क्योंकि सर मुस्लिम खलीफा के उठने की वजह से सर उन्होंने रिवॉल्ट। अच्छा, वो खिलाफत मूवमेंट में चले गए आप, वो तो ठीक है, वो तो रीज़न सही है। हाँ। अच्छा, सभी ने ऐसा किया था, ठीक है। देख लेते हैं आंसर इसका भी अब क्यों होगा, वो बता देते हैं। ये बोल रहा है कि एनेक्सेशन ऑफ अवध हुआ था, वो करप्शन के बेसिस पे इन्होंने एनेक्स करा, ब्रिटिशर्स ने रीज़न ये बताया, ठीक है। और उसकी वजह से बहुत सारे रीज़न हुए ब्रिटिशर्स के साथ में, तो ये एक रीज़न बताया इन्होंने, एजर्शन दिया इसका कि ये ऑप्शन है, और ये करेक्ट है एक तरीके से। दूसरा ऑप्शन दे रहा मुस्लिम सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन हु कंसीडर्ड बहादुर शाह एज देयर लीडर। मुस्लिम सेक्शन जो पॉपुलेशन की थी वो बहादुर शाह को अपना लीडर समझती थी, उन्होंने अगेंस्ट द ब्रिटिश के अगेंस्ट में प्लॉटिंग करना शुरू कर दी। अगर ये बोल रहा है मुस्लिम सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम बहादुर शाह जफर को क्या करेंगे, दिल्ली से लीड कराएंगे और 1857 का रिवॉल्ट के लीड करेंगे, ठीक है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में 1857 की अगर हम लोग बात करें। ये बोल रहा है मुस्लिम सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ कहीं ये लिखा है दी ओनली मुस्लिम सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, ऐसा कहीं लिखा है? नहीं लिखा ना। अगर यहाँ पे सिर्फ ओनली लिखा होता तब ये ऑप्शन गलत हो जाता। यहाँ पे मुस्लिम सेक्शन के अलावा हिंदू सेक्शन भी हो सकता है, सिख सेक्शन भी हो सकता है, पार्शियन सेक्शन भी हो सकता है, बहुत सारे सेक्शन हो सकते हैं। इसमें इन्होंने ये मेंशन तो नहीं किया ना कि सिर्फ मुस्लिम सेक्शन ही बहादुर शाह जफर को अपना लीडर बना के और दिल्ली के अंदर से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी करना चाहता था या उनको वहाँ से हटाना चाहता था, इसलिए ये ऑप्शन भी सही होगा, ठीक है। बहुत बहुत माइन्यूट से वर्ड होते हैं जो कभी कभी पूरे आंसर को चेंज कर देते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ के देखना ज़रूरी है कि वो बोलना क्या चाह रहा है।
ठीक है, मुस्लिम सेक्शन ने किया। यहाँ पे हिंदू सेक्शन लिखा होता वो भी करता, यहाँ पे सिख सेक्शन लिखा होता वो भी करता, सब करते, ठीक है। अगर ओनली वर्ड नहीं लगा है तो ये करेक्ट आंसर है। हाँ, दोनों एक दूसरे से एकदम अलग हैं, इसलिए आपस में कोई लेना देना नहीं, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। 1858 के रिवॉल्ट के बाद में देयर वाज अ चेंज इन द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुवर्ड्स द इंडियन प्रिंसेस। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी फर्दर रिबेलियन दे वांटेड टू मेक देम लॉयल टू द ब्रिटिश। ठीक है, एकदम सही है, ये आंसर हो जाएगा इसका। दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इन्होंने पॉलिसीज भी चेंज की थी। क्यों की थी? क्योंकि ये प्रिंसली स्टेट्स के जो भी प्रिंसेस थे, इंडियन प्रिंसेस, उनको क्या करना चाहते थे? अपने साथ मिलाना चाहते थे। ठीक है, कि ये लोग रिवॉल्ट ना करें कम से कम। नेक्स्ट है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस रिवॉल्ट ऑफ 1857 रिजल्टेड इन द एंड ऑफ द पेशवाशिप एज वेल एज द मुगल रूल। ठीक है, इसके बाद में 1857 के बाद में पेशवाशिप और मुगल रूल दोनों खत्म हो गया। दूसरा बोल रहा है द स्टेट एंड टेरिटरीज ऑफ बोथ द पेशवा एंड द मुगल्स वर कॉन्फिस्केटेड बाय द ब्रिटिश थ्रू डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। हाँ जी, बी होगा। किसको डॉक्ट्राइन? किसको? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। हाँ, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को खत्म कर दिया गया था। बोल रहा है, हाँ देखो, पहला ऑप्शन तो एकदम सही है कि पहला वॉर द इंडिपेंडेंस का 1857 के बाद में क्या हुआ कि पेशवाशिप और मुगल रूल पूरी तरीके से भारत में ख़त्म कर दिया, और यहाँ पे क्या आ गया? पूरी तरीके से ब्रिटिश या क्राउन रूल आ गया था यहाँ पे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन एकदम सही है। दूसरा बोल रहा द स्टेट एंड टेरिटरीज ऑफ द बोथ द पेशवा एंड द मुगल्स वर कन्फिस्केटेड बाय द ब्रिटिश थ्रू डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बाद में ब्रिटिश की जो स्टेट थी पेशवा और मुगल्स की, वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू इन्होंने अपने कंट्रोल में ले ली। हाँ ठीक, ये क्यों वो गलत हो जाएगा? क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो था आपका वो 1858 के क्वीन विक्टोरिया डिक्लेरेशन में समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद में कोई ऐसा एनेक्सेशन नहीं होगा, इसलिए आपका रीज़न गलत हो जाएगा और एजर्शन सही है। ठीक है, अच्छा अब पैरा पढ़ो। पैरा रीडिंग तो आती है। पैरा रीडिंग में क्या करना है? इसमें एक स्टोरी दी है कॉम्प्रिहेंशन टाइप की आपके सामने। अब उसको स्टोरी को पढ़ना है और इस स्टोरी के बेसिस पे क्वेश्चन देना है। ठीक है, इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशंस वगैरह तो किए होंगे, तो इंग्लिश में जो कॉम्प्रिहेंशंस वगैरह करते थे उसके बेसिस पे क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। तो किसी भी फॉर्म में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये किसी भी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हर पॉसिबल कोशिश की गई है कि आपके क्वेश्चन कैसे कवर किए जा सके। तो ये पैरा पढ़ेंगे हम लोग जल्दी से, और पैरा पढ़ने के बाद में क्या करेंगे? फिर इसमें क्वेश्चन लगाएंगे इससे रिलेटेड। ठीक, तो पैरा पढ़ लिया, क्या समझ आया बताओ? इसमें दो सोशल रिलीजियस कॉजेज हैं उनके बारे में ये वो जैसे कि अबॉलिशन मतलब कि 1829 में किया था, विलियम बेंटिंग की मदद से राजा रानी ने किया था, और बाकी के विडोरी मैरिज एक्ट के बारे में भी वो 1856 में, और चार्टर एक्ट 1833 में है उसके बारे में भी दिया हुआ है। और सर जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भी मतलब काम किया था, फाइनेंशियल एड जो दिया था इंडिया में, सब उसके बारे में बात की है। और सोशल लाइफ के बारे में बात करना है। अच्छा ठीक है, तो पैरा की समरी जो है वो आपको आरओ ने बता दी है। पैरा एक बार आप लोग भी देख लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम अभी जो होगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और अभी आगे आने वाले क्विज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो जो भी डाउट्स होंगे वापस आगे किसी को डाउट होगा तो हम लोग फिर से पैरा को देख लेंगे एक बार। पैरा में यही बेसिक चीज़ें हैं कि क्या करा गया, एबोलिशन ऑफ सती की गई है 1829 के अंदर, विडो रीमैरिज 1856 के अंदर की गई है। ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरीज़ के बारे में बताया गया, उन्होंने किस तरीके से इंडियन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्रिश्चियन मिशनरीज़ को जो परमिशन दी हुई थी उसके बारे में बताया गया कि वो कैसे जो प्रोपेगेंडा था उसके थ्रू कन्वर्ट करना चाहते थे, और क्रिश्चियन मिशनरीज़ के थ्रू ही जो भारत के अंदर क्या हुआ, इनको अलाउ कैसे किया गया, 1833 के चार्टर एक्ट के थ्रू इनको अलाउ किया गया था। ऐसे बहुत रिलीजियस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके बारे में इन्होंने 1833 के चार्टर एक्ट के बाद में वहाँ पे प्रमोट करना शुरू किया। इन्होंने स्टार्ट किया जो भारत के हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे उनके ग्राउंड में जाके, और उनको पूरी तरीके से
किस तरीके से क्रिश्चियन कम्युनिटी को प्रमोट करना है, उन सब चीज़ों की भी कोशिश की थी, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, अब यही सारी चीज़ें क्या हुई, इसकी वजह से जो भारत का जो हिंदू और मुस्लिम वर्ग था वो इन सब चीज़ों से लेकर डर गया, और उन्होंने कहीं ना कहीं रिवॉल्ट, एक रीज़न ये भी बन गया, जो रिलीजियस कॉजेज़ के अंदर हम लोग बात करते हैं तो रिवॉल्ट का रीज़न ये भी बन गया कि भारत के अंदर से जो एक संस्कृति है हिंदू मुस्लिम संस्कृति, उसको थोड़ा बहुत क्या करा जा रहा है, मिशनरीज के थ्रू ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो ये पूरा का पूरा बेसिक था इसके पीछे, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, विच लॉ अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू एंटर इंडिया? कौन सा लॉ था जिसने क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत के अंदर अलाउ कर दिया ना? अभी देखा, चार्टर एक्ट 1833 का, ये चार्टर एक्ट था जिसने इनको अलाउ किया था। इसी के बाद में ये सब चीज़ें अलाउ हो गई थी। क्रिश्चियन मिशनरीज वर प्रोवाइडेड नेसेसरी फाइनेंशियल एड बाय द, किसके द्वारा? हाँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट देता था, ईस्ट इंडिया कंपनी देती थी, लोकल रूलर्स देते थे, या कई सभी देते थे। एड का मतलब समझ रहे हो ना, फाइनेंशियल एड, मतलब इनको फाइनेंशियली हेल्प की जा रही है ना, तो वो कौन करेगा? वो करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल है 1833 तक। तो उसके बाद में व्हाट अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट सर्व एज चीफ सेंटर्स ऑफ द प्रोपगेशन फॉर क्रिश्चियन मिशनरीज, इनमें से क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए सेंटर जो है प्रोपगेशन का वो कौन सा नहीं था? नॉट सर्व एज चीफ सेंटर्स फॉर प्रोपगेशन ऑफ फॉर क्रिश्चियन मिशनरी, पुलिस स्टेशन, जेल्स, टेम्पल्स एंड मॉस्क्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। क्वेश्चन समझे आप लोग क्या बोल रहा है ये? क्या बोल रहा है वो? तो पुलिस स्टेशन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जेल्स, टेम्पल्स एंड मॉस्क, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इन सब जगह बहुत आराम से ये लोग जाया जा सकते थे और इनको परमिशन थी यहाँ पे 1833 चार्टर एक्ट के थ्रू कि ये लोग जाके अपने धर्म का प्रचार प्रसार वहाँ पे कर सकें, ठीक है। What intention of the British government was made clear to Indians by the propaganda of Christian missionaries? ब्रिटिश गवर्नमेंट की कौन सी इंटेंशन इंडियंस के सामने आ गई थी या प्रोपेगेंडा समझ आ गया था कि क्रिश्चियन मिशनरीज का क्या प्रोपेगेंडा है इसके पीछे, ठीक है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टू मेक इंडिया अ थियोक्रेटिक स्टेट, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड इंडियंस टू बी कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, एंड बी दोनों, या फिर नीदर ए नॉर बी? क्या सही होगा भाई इसमें? थियोक्रेटिक का मतलब होता है जिसके अंदर पूरी तरीके से कह सकते हैं एक तरीके से जो ऑटोक्रेसी टाइप की होती है, ऑटोक्रेसी या सेल्फ रूल की बात जो लोग करते हैं उनको थियोक्रेटिक कह सकते हैं, ठीक है। ऑटोक्रेसी या कह सकते हो एक तरीके से आप, क्या आंसर बता रहे हो? बी। अच्छा, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टू मेक इंडिया अ थियोक्रेटिक स्टेट, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड इंडियंस टू बी कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, ठीक है। ये जो थियोक्रेटिक स्टेट है यहाँ पे, इसकी जब बात कर रहे हैं हम लोग, तो मैंने बोला ऑटोक्रेसी टाइप की स्टेट होती है। ऑटोक्रेसी टाइप की स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? ऑटोक्रेसी इन द रिलीजन, रिलीजन की फॉर्म पे बात चल रही है तो रिलीजन में, तो रिलीजन का मतलब ऑटोक्रेसी जब रिलीजन पे हो जाती है तो वो पूरे स्टेट को क्या बनाना चाहते हैं? धर्मतांत्रिक, इसको बोलते हैं हिंदी में धर्मतांत्रिक स्टेट, मतलब पूरा स्टेट कैसा बन जाए? धर्म के आधार पे चले। अब पूरा स्टेट कैसा है? क्रिश्चियन धर्म के हिसाब से चलेगा। क्या वो ऐसा बनाना चाहते थे, या ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड इंडियंस टू बी कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, या सिर्फ इतना ही चाहते थे कि इंडियंस जो हैं क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। इन लोग ने कभी भी ऐसा नहीं चाहा कि पूरा इसको क्रिश्चियन कम्युनिटी कंट्री बनाना है ना, तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है लेजिस्लेशन दैट अफेक्टेड द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ द अपर कास्ट हिंदूज मेनली इंक्लूडेड, कौन से ऐसे लॉज थे जिन्होंने अपर कास्ट हिंदूज को थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डाला उनके ऊपर? विडो रीमैरिज, एबॉलिशन ऑफ सती, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, 1 and 2 ओनली, 1 ओनली, 2 ओनली, 1, 2 and 3? क्या बताएंगे आंसर आप? डी, 1, 2 and 3 ऑल। अच्छा,
ठीक है, तो विडो रीमैरिज एक्ट सही होगा एकदम। मैंने अभी आपको बताया भी था, क्योंकि अपर कास्ट हिंदूज या जो भी हिंदू कम्युनिटी के ऑर्थोडॉक्स लोग थे उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम थी। ठीक है, दूसरा एबोलिशन ऑफ सती, सती प्रथा जो थी पूरी तरीके से समाप्त हुई थी, तो सती प्रथा के समाप्त होने के बाद में भी 1829 में इस चीज़ से इनको प्रॉब्लम थी। ठीक, और थर्ड थिंग ये बात कर रहा है चार्टर एक्ट 1833 का। और चार्टर एक्ट जब 1833 का आया था तो चार्टर एक्ट ने क्या करा था, क्रिश्चियन मिशनरीज को परमिशन दे दी थी कि वो भारत के अंदर क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर सके। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए 1 और 2 ओनली। अब ये अपर कास्ट हिंदूज की जो बात चल रही है, इन लोग को प्रॉब्लम जो थी मेनली वो भारत की जो संस्कृति या कल्चर को चेंज किया जा रहा है, भारत के अंदर जो लॉस पहले से उन लॉस को बदला जा रहा है। मतलब विडो रीमैरिज नहीं चलती थी किसी भी तरीके से, वो धर्म के अंदर कहीं ना कहीं डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था उनका। दूसरा क्या है, दूसरा सती प्रथा। सती प्रथा एक रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स ग्रुप उसको मानता था कि सती प्रथा होती ही होती है, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो ऐसी चीज़ें, चार्टर एक्ट आया 1833 का, इसने हाँ परमिशन दे दी क्रिश्चियन मिशनरीज को यहाँ पे चेंजेस करने की, लेकिन चेंजेस करने का मतलब ये नहीं था कि ज़बरदस्ती कन्वर्ट करा रहे हैं रिलीजन के अंदर। और अगर ज़बरदस्ती करा भी रहे हैं तो उनकी जो आइडियाज़ हैं, जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उस चीज़ के ऊपर फ़र्क ना पड़े उस चीज़ से। ठीक है, तो 1833 का एक्ट इससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं था, इनडायरेक्टली रिलेटेड था। ठीक है, तो 1833 मिशनरी का जो एक्ट है वो इससे रिलेटेड नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैरा आपके सामने इसी तरीके का है, और नेक्स्ट पैरा भी आपसे यही सारी की सारी बातें कर रहा है। और उस पैरा के अंदर 2 एक्ट आपके सामने आएंगे, इनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। एक है जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट और एक है रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट। ठीक है, तो 2 एक्ट आए इस समय। ये बोल रहा है जो पूरा पैरा है, अगर पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, 2 मिनट में पढ़ लो। चलो पढ़ लिया, ठीक है। तो बेसिक पॉइंट इसके अंदर ये है कि भारत की जो इंडियन मिलिट्री थी, ठीक है, वो लार्ज सेक्शन किसका था, पीजेंट्स के। वो लोग ज़्यादातर वो पीजेंट्स थे, जितने भी आर्मी के अंदर लोग इन्वॉल्व होते थे वो सब कहीं ना कहीं खेती किसानी वाले लोग हुआ करते थे। तो अगर खेती किसानी से रिलेटेड कोई भी चीज़ इम्पैक्ट होती थी भारत के अंदर तो आर्मी उससे गुस्सा जाती थी, क्योंकि आर्मी के लोग ही खेती किसानी वाले थे। ठीक है, भारत के अंदर जो भी पॉलिसीज़ हैं उन पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट लॉर्ड डलहौजी और कैनिंग की वजह से पड़ा, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा सेंटिमेंट्स हर्ट किए भारतीयों के। जैसे विडो रीमैरिज की बात करें हम लोग, ठीक है, या फिर 1856 के अंदर अवध के एनेक्सेशन की बात करें हम लोग, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की थी लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग ने, जिसकी वजह से भारतीयों के इनके ऊपर असर पड़ा था। ठीक है, इंडियन मिलिट्री जो थी उसकी सैलरी या जो सारी की सारी चीज़ें थी, पेंशन्स वगैरह, वो सब की सब ब्रिटिशर्स के मुकाबले बहुत कम थी, और ये डिस्क्रिमिनेशन था उनके साथ में पूरी तरीके से। ठीक है, अगर ये क्या करा करते थे, भारत से अगर इंडियन मिलिट्री के लोगों को विदेश भेजा जाता था, ठीक है, तो उसके बाद भी इन लोगों को एक्स्ट्रा रिम्यूनरेशन नहीं देते थे, एक्स्ट्रा पैसा उसके बाद में भी नहीं दिया जाता था अगर ये भारत के बाहर भी सर्विस करने जाते थे। ठीक है, और भारत के बाहर सर्विस करने को लेके एक पूरी तरीके से भारत के लोग जो थे उसको पॉल्यूटेड मानते थे, अच्छा नहीं मानते थे कि भारत के बाहर हमको सर्विस करने जाना पड़े। ठीक है, तो ये सारे के सारे फैक्टर थे इससे रिलेटेड। इसके अंदर ये बताइएगा, अब ये दो लॉ आए हैं, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट आया है और कौन सा, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट आया है। ठीक, तो इसके अंदर क्या समझे, यही वाली बात कि उनको एक्स्ट्रा अलाउंसेस वगैरह नहीं मिलेंगे अगर इंडियन मिलिट्री के लोग और भारतीय लोग उसमें जाते हैं पार्टिसिपेट करने। ठीक, तो उनको किसी तरीके का कोई ऐसा एक्स्ट्रा वेजेस या एक्स्ट्रा उसके ऊपर कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट क्या था, ये मैंने आपको बताया कि कुछ लोग मानते थे कि भारत से अगर समुद्र पार कर लिया और समुद्र पार करने के बाद में वो भारत के अंदर जो पर्सन होगा वो पॉल्यूटेड हो जाता है। ठीक है, वो प्योर नहीं रह जाता है, तो भारत के अंदर भारतीय लोगों के अंदर ये विचारधारा चला करती थी। अंग्रेजों ने इसके खिलाफ में एक एक्ट बना दिया, उन्होंने बोला जाना कंपलसरी है और उसको बोल दिया रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट। जाना कंपलसरी है, जो नहीं जाएगा या तो आर्मी से निकाल दिया जाएगा या उसको पनिशमेंट फिर उस तरीके से दी जाएगी। कुछ ऐसी तरीकों से इन्होंने इन 2 एक्ट्स को बनाया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लो,
हाँ, इंडियन मिलिट्री वॉज नॉट अ प्रोफेशनल वन, दे वर नॉट ट्रेन बाय द ब्रिटिश एडिक्वेटली, प्रोफेशनल नहीं थे और ब्रिटिशर्स के द्वारा पर्याप्त रूप से क्या है ट्रेन नहीं किए जा सकते थे। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। और कोई? ये तो ठीक है। देखो, इंडियन मिलिट्री वॉज नॉट अ प्रोफेशनल वन, किसी भी तरीके कोई प्रोफेशनल रैंकिंग नहीं हुआ करती थी इनकी, कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करके नहीं जा रहे थे। ज़्यादातर कौन थे? ये पीजेंट्स लोग थे और पीजेंट्स लोगों को डायरेक्ट भर्ती करा लिया जाता था उनको उठा के, तो ये प्रोफेशनल नहीं थे। दूसरा बोला दे वर नॉट ट्रेन बाय द ब्रिटिशर्स एडिक्वेटली, ब्रिटिशर्स ने क्या उनको ट्रेन नहीं किया था? अरे सोचो ज़रा, नौसिखिए जा रहे हैं, एकदम नए नए जा रहे हैं लोग, पीजेंट्स जा रहे हैं, अगर उनको ट्रेंड ही नहीं करोगे तो वो इंडियन मिलिट्री में पार्टिसिपेट कैसे कर पाएंगे या आर्मी के लिए काम कैसे कर पाएंगे? अगर कल को एक जॉब ज्वाइनिंग के लिए भी आप लोग जाओगे तो उससे पहले भी तो आपको कुछ स्किल्स सिखाई जाएंगी, एक ट्रेनिंग दिया जाएगा। कोई भी जॉब ज्वाइन करते हो उससे पहले कुछ ट्रेनिंग तो दी जाती है आपको, ठीक है? तो दूसरा ऑप्शन बोला दे वर नॉट ट्रेन बाय द ब्रिटिशर्स एडिक्वेटली, क्या उनको ब्रिटिशर्स ने एडिक्वेटली ट्रेन नहीं किया था? एकदम गलत है, ब्रिटिशर्स ने उनको ट्रेन किया था। दे वर ट्रेन्ड बाय द ब्रिटिशर्स एडिक्वेटली, इतना उनको ट्रेन कर दिया था कि आर्मी में काम कैसे करना। चलिए नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया वर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द इंडियन मिलिट्री पर्सनल, सबसे ज़्यादा किसने सेंटिमेंट्स को हर्ट किया इन पेयर्स में? लॉर्ड डलहौजी एंड लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। हाँ देखो, लॉर्ड डलहौजी के साथ में, लॉर्ड डलहौजी तो थे ही थे, लॉर्ड एल्गिन अभी हमने कहीं नहीं देखा, लॉर्ड रिपन मायो हमने कहीं नहीं देखा अभी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग नहीं देखा, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग की ही बात हो रही है, क्योंकि रिवॉल्ट से रिलेटेड और रिवॉल्ट के समय यही दोनों उस समय वहाँ भारत के वाइसरॉय रहे थे। जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट वर पास ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच गवर्नर जनरल, किसके समय में ये दोनों के दोनों पास हुए थे? ठीक है, लॉर्ड कैनिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, व्हाट अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी इंक्लूडेड इन द सेंट्रल थीम ऑफ द रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट, 1856 के एक्ट में इनमें से कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? गिविंग रिलीजियस फ्रीडम टू द मिलिट्री पर्सनल, जो भारतीय थे उनको रिलीजियस फ्रीडम दे दी गई थी। डिबेयरिंग अ मिलिट्री पर्सनल फ्रॉम प्रोफेसिंग एंड प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन, या उनके रिलीजन के ऊपर, उनको मानने से उनके ऊपर एक प्रतिबंध लगा दिया गया था। रेस्ट्रिक्शन पुट अप ऑन यूज ऑफ रिलीजियस सिंबल्स बाय मिलिट्री पर्सनल के द्वारा जो रिलीजियस सिंबल्स यूज़ किए जाते थे, हाँ तो रिलीजियस सिंबल वगैरह जो माथे पे टीका वगैरह भी हम लोग लगा लेते हैं, या कुछ ऐसे भी रक्षाबंधन में धागा वागा भी बांध लेते हैं, तो ऐसे सिंबल्स भी आप यूज़ नहीं कर सकते। रिलीजियस कन्वर्जन ऑफ नॉन क्रिश्चियन सोल्जर्स इनटू क्रिश्चियन, क्या रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा था नॉन क्रिश्चियन सोल्जर्स का क्रिश्चियन सोल्जर्स में इस एक्ट के अकॉर्डिंग? क्या बताया आपने आंसर? सी बताया। हाँ, तो क्योंकि ये रिलीजियस फ्रीडम तो देंगे नहीं, ठीक है, रिलीजियस फ्रीडम तो इन्होंने एक तरीके से पूरी तरीके से प्रोहिबिट कर दिया था, है ना। तो रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट आया इसीलिए था, रिलीजियस फ्रीडम को ख़त्म करने के लिए। तो क्या करा इन्होंने, ये जो था इन्होंने उनके रिलीजन को पूरी तरीके से फ्रीडम की तरीके जो पार्टिसिपेट करते थे फ्रीली, वो उसको थोड़ा बहुत रोक दिया और रेस्ट्रिक्शन उसके ऊपर भी लगा दिए जो सिंबल्स वगैरह यूज़ करते थे। ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था इसके अंदर कि नॉन क्रिश्चियंस को क्रिश्चियन में कन्वर्ट किया जा सके, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था। तो आंसर इसका सेकंड एंड थर्ड हो जाएगा। व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट, दूसरा वाला एक्ट देख लो, इनमें से कौन सा सही नहीं? इट वॉज पास्ड इन 1856, it was meant for European soldiers in the British army. अच्छा, it stated that no extra allowances or salary will be paid if the Indian military personnel are taken to a mission in foreign land. किसी ने बोला सेकंड गलत होगा, ये गलत होगा। It was meant for European soldiers in the British army. ब्रिटिश आर्मी में यूरोपियन सोल्जर्स के लिए था क्या ये? नॉट ट्रू पूछ रहा है, ठीक है, तो ये इंडियन सोल्जर्स के लिए था, तो ओनली सेकंड इज द करेक्ट। चलिए फिर एक पैरा है, लेकिन इस पैरा को अब हम लोग कल करेंगे, अभी क्लास आपका ओवर करने का समय आ गया है, ठीक है, क्लास को यहाँ ओवर करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी होंगे हम लोग के नेक्स्ट
वो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आए? ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न भी समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, या जिस भी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है उन फॉर्म्स को सारे के सारे हम लोग यहाँ डिस्कस करके चलते रहेंगे, है ना। तो कोई डाउट यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी पूछ? ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।